इस लेक्चर के अंदर हम फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे। मतलब कि हम फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे, फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम डिप्लोमेसी को समझेंगे कि डिप्लोमेसी का मीनिंग क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। तो हम बेसिकली फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कंसेप्ट्स हम इसके समझने वाले हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और डिप्लोमेसी क्या होती है, और ओवरऑल तरीके से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर वगैरह भी डिस्कस करेंगे। मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूं। फॉरेन पॉलिसी का सिंपल सा मतलब हुआ विदेश नीति। देखो, आज के जमाने में कोई भी देश जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। सारे के सारे दुनिया के देश आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होती है, जैसे हिंदुस्तान अमेरिका से इंटरेक्ट कर रहा है, अमेरिका चाइना से इंटरेक्ट कर रहा है, हमारी कई सारी नीड्स हैं जो हम खुद पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, इसलिए हमें अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, और इसलिए हमें अलग अलग देशों के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। जैसे हिंदुस्तान से कई सारे लोग जो हैं, हिंदुस्तान के सिटीजन्स जो हैं, वो बाहर के देशों में जाके काम करते हैं। बाहर से कई सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है। तो अलग अलग तरीके से हमारा देश जो है वो पूरे दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, पूरी दुनिया के देशों के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसी तरीके से पूरे दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये जो बाकी देशों से इंटरेक्ट करने का सिस्टम है, ये कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए फॉरेन पॉलिसी के। मतलब कि किस तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे इसकी मीनिंग के अंदर एक रॉडी की डेफिनेशन लिखी है। रॉडी कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स विच शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ स्टेट व्हाइल नेगोशिएटिंग विद अदर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट और फर्दर इट्स वाइटल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक देश के बिहेवियर को शेप करते हैं कि किस तरीके से एक देश जो है वो बाकी देशों के साथ नेगोशिएट करेगा और किस तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि किस तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्या वो तरीका होगा, क्या वो ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स होगा बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट करने का, ताकि एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाए। जो भी एक देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो कल्चरल है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री के लिहाज से हैं, जो भी एक देश के नेशनल इंटरेस्ट है, जो भी एक देश की एस्पिरेशंस हैं, नीड्स हैं, एक देश के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनको एक देश कैसे अचीव कर सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बिहेवियर ऑफ स्टेट टूवर्ड्स अदर स्टेट। मतलब कि एक स्टेट का, एक देश का क्या बिहेवियर रहेगा बाकी देशों के लिए। हिंदुस्तान का क्या बिहेवियर रहेगा बाकी देशों के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है, फॉरेन पॉलिसी कैन बी अंडरस्टूड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डिसीजंस and means adopted and followed by a nation for securing the defined goals of national interest during the course of its relations with other nations। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आते हैं, ऐसे डिसीजंस आते हैं, या फिर ऐसे वो मीन्स आते हैं जो कि अडॉप्ट किए जाएंगे एक नेशन के द्वारा अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए या फिर डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये होता है फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि एक देश बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त एक देश का बिहेवियर क्या होगा, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किस तरीके से एक देश बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाए, अपने डिफाइंड गोल्स को अचीव कर पाए, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि फॉरेन पॉलिसी का नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है इज द डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ नेशन। देखो, फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट का ही एक मैनिफेस्टेशन होती है। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अल्टीमेटली आप अपना नेशनल इंटरेस्ट ही अचीव करना चाहते हैं। तो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से आप अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाएंगे। मतलब कि आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मेन क्राइटेरिया रहता है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू आप अल्टीमेटली अपना नेशनल इंटरेस्ट ही अचीव करना चाहते हैं। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट होगा उसी तरह की आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके आप अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हो। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी जो है
वो नेशनल इंटरेस्ट का एक कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलती है। फॉरेन पॉलिसी शोज डायरेक्शन टू अ कंट्री सो दैट इट कुड मूव फॉरवर्ड इन द स्फीयर ऑफ अचीविंग इट्स गोल एंड एम्स इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज। वही बात होगी कि फॉरेन पॉलिसी आपको एक डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में तुम जाओगे, किस डायरेक्शन में तुम काम करोगे ताकि तुम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। मतलब बाकी देशों के रिलेशंस के साथ किस तरीके से आप बाकी देशों के साथ रिलेशंस रखोगे और अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को और एम्स को फुलफिल करने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी हमें एक डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है और किस डायरेक्शन में हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट करना है ताकि हम अपने एम्स, अपनी जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो एम्स हैं और साथ ही साथ हमारे जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाए बाकी देशों के रिलेशन के साथ। मतलब कि हम किस तरीके से बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बाकी देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन होंगे, हमारे उसी तरीके से रिलेशन होंगे बाकी देशों के साथ जिससे हम अपना जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव कर पाएं। तो हमें एक डायरेक्शन बताती है फॉरेन पॉलिसी कि किस डायरेक्शन में भारत जो है बाकी देशों के साथ रिलेशन रखेगा ताकि वो अपना एम और ऑब्जेक्टिव या नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाए। भाई भारत के रिलेशन भी उसी तरीके से होंगे ना यूएस, कनाडा, मैक्सिको, रशिया, चाइना के साथ, जिससे कि भारत को फायदा हो सके, भारत अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। उसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी हैज बिकम इंडिस्पेंसेबल ओवर द ईयर्स। फॉरेन पॉलिसी एक इंडिस्पेंसेबल एस्पेक्ट बन गई है ओवर द ईयर्स। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज फॉरेन पॉलिसी एक इंडिस्पेंसेबल एस्पेक्ट है। बिना फॉरेन पॉलिसी के जो नेशंस हैं वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। विदाउट फॉरेन पॉलिसी नेशंस कुड नॉट बी एबल टू फंक्शन, नेशंस कुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो एक एबल टू फंक्शन, तो ये एक इंडिस्पेंसेबल एस्पेक्ट बन गई है। और अगर आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है, अगर आपको फंक्शन करना है, आपको अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज के समय पे सर्वाइव करना है तो फॉरेन पॉलिसी तो होनी ही चाहिए आपकी। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल, इनसेपरेबल एस्पेक्ट बन गई है। बिना फॉरेन पॉलिसी के तुम ना ही फंक्शन कर पाओगे, एक देश फंक्शन कर पाएगा, और ना ही तुम अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाओगे। फॉरेन पॉलिसी इज डायनेमिक। अब देखो फॉरेन पॉलिसी हर एक देश की डायनेमिक होती है। हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से तो फॉरेन पॉलिसी शेप होगी। तो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि वो जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो डायनेमिक होता है, उसके अंदर वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, राइट। हर एक देश का नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग है, इसलिए उसकी फॉरेन पॉलिसी भी अलग अलग होगी। तो फॉरेन पॉलिसी, जैसे भारत का क्या एम ऑब्जेक्टिव है, भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, भारत की फॉरेन पॉलिसी अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी। तो ये एक डायनेमिक एस्पेक्ट है फॉरेन पॉलिसी का, ये हमें देखने को मिलता है। फॉरेन पॉलिसी मेड इन द नेम ऑफ स्टेट बट गवर्नमेंट इन पावर इन एक्चुअल डिजाइन एंड एग्जीक्यूट इट। देखो फॉरेन पॉलिसी एक देश के नाम से बनती है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, रशिया की फॉरेन पॉलिसी है, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, इन सब देशों के नाम से फॉरेन पॉलिसी बनती है। लेकिन असल में उस फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, उसको शेप करने का काम कौन करता है, उसको डिजाइन करने का काम कौन करता है, तो वो उस देश की सरकार जो उस वक्त पावर में है वो करती है। जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके की थी और मोदी जी के टाइम पे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके की है। बाइडेन के टाइम पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग थी। ट्रंप के टाइम पे अभी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग हो गई है। जो डेमोक्रेट्स का रूल था अमेरिका के अंदर, जब बाइडेन रूल कर रहा था तो उनकी लिबरल फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, उनकी अलग तरीके की फॉरेन पॉलिसी थी। लेकिन ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिल रहा है कि ट्रंप जो है वो दोबारा से मुनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जा रहा है। ट्रंप दोबारा से आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने लग पड़ा है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारें होती हैं वो असल में फॉरेन पॉलिसी को शेप करने का काम करती हैं। तो एक देश के नाम से फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, दैट दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, बट इन एक्चुअल दोज हु आर रूलिंग द कंट्री, दोज हु आर इन पावर इन द कंट्री, उन्हीं के हिसाब से जो है फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा या डिजाइन किया जाएगा।
नाउ फॉरेन पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड एंड डिटरमाइंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब फॉरेन पॉलिसी को कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। कई सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि आपकी मिलिट्री का साइज क्या है, आपकी इकोनॉमिक पावर कितनी है, आपकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ कितनी है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल लॉ हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, बाकी जो स्टेट्स हैं उनका बिहेवियर क्या है। तो ये सब चीजें आपकी फॉरेन पॉलिसी को जो है इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर दम तभी होगा जब, मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत सारी चीजें शेप करती हैं, जैसे आपकी मिलिट्री पावर कितनी है, आपकी इकोनॉमिक पावर कितनी है, राइट। तो जो देश सुपर पावर है, जिस देश की नेशनल पावर बहुत अच्छी खासी है, उस देश की फॉरेन पॉलिसी में भी दम होगा। अदरवाइज ये जो सीरिया जैसे देश हैं, ये जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये जितना मर्जी अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना ले, इनकी सुनेगा ही नहीं कोई पूरी दुनिया में। तो फॉरेन पॉलिसी को आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स काफी डिटरमाइन करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज द जस्टिफाइंग एजेंट ऑफ अ नेशन फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। फॉरेन पॉलिसी एक नेशन का जस्टिफाइंग एजेंट होती है कि एक नेशन क्या करता है, अपने सारी पॉलिसीज और एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है फॉरेन पॉलिसी के नाम पे। मतलब कि भारत ये कहेगा कि हमने ये एक्शन इसलिए लिया, हमने ये पॉलिसी इसलिए बनाई क्योंकि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, या फॉरेन पॉलिसी का नाम देके हम ये कहते हैं कि हमने ये एक्शन इसलिए लिया या ये हमने पॉलिसी इसलिए बनाई। तो फॉरेन पॉलिसी आपके सारे के सारे एक्शंस, जो नेशन स्टेट्स अपने एक्शंस ले रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी अपना बिहेवियर वो प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको जस्टिफाई करते हैं फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। उसके बाद फॉर्मुलेशन प्लस कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। मैंने वही आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी बनती ही नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, उसको अचीव करने के लिए ही आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो। तो फॉरेन पॉलिसी को उस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर कि हम किस तरीके से अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाएंगे, हम उसी तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी आते हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी आते हैं। जैसे कि हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे कि वो शॉर्ट टर्म क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारा शॉर्ट टर्म नेशनल इंटरेस्ट क्या है इस वक्त, और हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है इस वक्त। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के अंदर हमें आता है कि हम 2047 तक विश्व गुरु बनेंगे, हम इकोनॉमी बनेंगे, पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे 20-30-40 साल के बाद। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट क्या है, तो हम जो है वो जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हम अपना जो फिस्कल मैनेजमेंट करेंगे, हम जो है वो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं भारत के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है नेचर फॉरेन पॉलिसी का। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। डिप्लोमेसी काफी इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। डिप्लोमेसी के थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही अधूरी। अगर एक देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है तो वो कैसे करेगा, वो डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करके डिप्लोमेसी के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल तरीके से डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक देश बाकी देशों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और नेगोशिएशंस कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है, कॉन्सेंसस डेवलप कर रहा है, बातचीत से पीसफुल तरीके से हल निकालने की कोशिश की जा रही है, वो सब डिप्लोमेसी के अंदर आता है। तो इस डिप्लोमेसी के मीनिंग को हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही देखते हैं। सबसे पहले इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस by means of negotiation. So diplomacy is all about managing international relations with the help of negotiation. जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सारे देश आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे डिप्लोमेसी के थ्रू। नेगोशिएशंस करेंगे अलग अलग देश आपस में मिलकर। नेगोशिएशंस का मतलब हो गया बातचीत करेंगे, एम्बेसडर्स के थ्रू, डिप्लोमैट्स के थ्रू, एनवॉयज के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडिया के कुछ डिप्लोमैट्स, IFS ऑफिसर्स, कई सारे डिप्लोमैट्स जो है वो विदेशों में जाते हैं, और कई सारे विदेश के डिप्लोमैट्स चाइना के, अमेरिका के, इंडिया में रहते हैं, उनकी एम्बेसीज बनी होती हैं। तो वो क्यों रहते हैं, ताकि वो सरकारों के साथ अलग अलग देशों के बीच जो है वो बातचीत कर सकें, ताकि एक देश दूसरे देश के साथ बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके, राइट, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो
किसी मुद्दे के ऊपर हल निकाल सकें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें, अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड कर सकें। फॉर एग्जांपल, अमेरिका इंडिया के अंदर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, अमेरिका अपनी एमएनसीज इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहता है, तो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर हैं वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे, डील्स करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। कहीं पे वो पीछे हटेंगे, कहीं पे सरकार हमारी पीछे हटेगी, है ना। मतलब कि जब नेगोशिएशंस हो रही है अमेरिका के डिप्लोमेट्स के द्वारा हमारी गवर्नमेंट के साथ, हमारे देश की गवर्नमेंट के साथ, तो वहां पे कई सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर उनको जो है वहां पे उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, कई सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर उनको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो बातचीत के थ्रू, बातचीत से एक दूसरे की बात सुन के, उसके थ्रू नेगोशिएशन करके, डील्स करके, फिर अमेरिका यहां पे अपनी एमएनसीज को एस्टैब्लिश करेगा। तो ये सब बातचीत से होता है, नेगोशिएशन से होता है। बताया जाता है कि हम भाई अपनी एमएनसी अगर तुम्हारे देश में लगाते हैं तो तुम्हें भी ये फायदा होने वाला है। तो इस तरीके से अब एक देश जो है दूसरे देश के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है नेगोशिएशंस के थ्रू, राइट, कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं इट इज द मेथड बाय विच पीसफुल रिलेशंस आर मैनेज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय डिप्लोमेटिक एजेंट्स और एम्बेसडर्स। तो ये एक तरीका है जिससे हम देखते हैं कि अलग अलग देशों के बीच पीसफुल रिलेशंस को मैनेज किया जाता है, पीसफुल रिलेशंस जो है उनको मेंटेन किया जाता है। किसके थ्रू? डिप्लोमेसी के थ्रू। डिप्लोमेसी को कौन अडॉप्ट करता है? तो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक देश दूसरे देश के साथ पीसफुल रिलेशंस तभी डेवलप कर पाएगा जब दोनों देश आपस में मिलजुल कर बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, जब दोनों देश आपस में मिलजुल कर कॉन्सेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कॉपरेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक देश कंप्रोमाइज भी करेगा, दूसरा देश भी कंप्रोमाइज करेगा। तो इस तरीके से दोनों देश अगर पीसफुल रिलेशंस को डेवलप करना चाहते हैं तो जो उनके डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं ना, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स का मतलब क्या हुआ कि एक देश के कुछ ऑफिसर्स जो विदेश में गए हैं डिप्लोमेट्स बनके, जैसे यहां से आईएफएस ऑफिसर्स जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो वो होते हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो देशों के बीच एक पीसफुल रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल भी लूं ना, तो अगर दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, तो दोनों लोग जब एक जगह पे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो तभी वहां पे वो पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब कि पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने मसलों का हल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बंदा कहे कि मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं तो मानूंगा नहीं तेरी बात, तो जब वो किसी दूसरे बंदे की बात नहीं मानेगा तो वहां पे फिर पीसफुल तरीके से वो अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों देश झुकते हैं, दोनों देश बातचीत करते हैं और तब जाके शांति आती है दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस है उसमें। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट थ्रू विच द नेशनल इंटरेस्ट आर अचीव्ड। अब डिप्लोमेसी के थ्रू क्या किया जाता है? नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। एक देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, उसको कैसे अचीव किया जाएगा? उसको डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव किया जाएगा। हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट अगर कुछ है तो हमारे डिप्लोमेट्स जाके फॉरेन के देशों के साथ जो है वो नेगोशिएशंस करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि हमारे देश का इंटरेस्ट अचीव किया जा सके। बातचीत से ग्लोबल लेवल पे हमारे देश का इंटरेस्ट अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारे देश विदेश में जाके, हमारे देश फॉरेन कंट्रीज में जाके, यूएनओ में जाके, ग्लोबल लेवल पे जाके क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, समझाएंगे अपनी बात कि कश्मीर हमारा है। तो इस तरीके से वहां पे वो रिलेशंस को मेंटेन करते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। Thus, a state communicates its desires, wishes and objectives through diplomacy। वही मतलब हो गया कि एक देश जो है, एक स्टेट जो है, वो अपनी डिजायर्स को, विशेस को और ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? डिप्लोमेसी के थ्रू। हिंदुस्तान क्या चाहता है, उसकी डिजायर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो उनको वो डिप्लोमेसी के थ्रू अचीव करने की कोशिश करेगा। वो बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो अचीव करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि यहां पे दो फेमस थिंकर हैं, जैसे फ्रैंकल आते हैं, के.एम. पानिकर आते हैं जो इंडियन स्कॉलर हैं। तो फ्रैंकल का ये कहना है द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन गवर्नमेंट। डिप्लोमेसी क्या है? इट इज द बिजनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो फ्रैंकल ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अलग अलग देशों की सरकारें आपस में बातचीत करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, नेगोशिएशंस करती हैं। उसके बाद के.एम. पानिकर, इनका ये कहना है डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ फॉरवर्डिंग वंस इंटरेस्ट इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज। इनका यह कहना है कि डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू एक देश जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करता है दूसरे देशों के साथ रिलेशंस में, दूसरे देशों के साथ नेगोशिएशन करके, बातचीत करके वो अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है। तो ये सिंपल सा मतलब है डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देश आपस में बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को अचीव कर रहे हैं और दुनिया में भी इससे शांति आ रही है, दुनिया में भी इससे पीस आ रही है। सारे देश आपस में मिलकर बातचीत से
मसलों के हल निकाल रहे हैं। अगर बातचीत से नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होगी, नेगोशिएशंस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर वॉर होगी, फिर जंगें होंगी। इसलिए सारे देश आपस में मिलकर क्या करते हैं? पीसफुल तरीके से बातचीत करते हैं, ताकि वॉर्स को अवॉइड किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए, और कोई भी अगर मसला चल रहा है देशों के बीच तो उसको पीसफुल तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाए। उसके बाद आइए फिर हम डिस्कस करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब डिप्लोमेसी का नेचर क्या है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब मैं डिप्लोमेसी की बात करता हूं, मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस विद अदर स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब कि डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है जिसमें तुम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ नेगोशिएशंस करते हो, तुम बातचीत करते हो, तुम डील्स करते हो, तुम नेगोशिएशंस करते हो, तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हो। सो बेसिकली डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अलग अलग देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में एंटर कर रहे हैं। नेगोशिएशन मतलब बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। डिप्लोमेसी के थ्रू, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके तुम अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हो। तो डिप्लोमेसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि तुम अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हो। तो अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए डिप्लोमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, कि डिप्लोमेसी के तहत तुम अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हो। तो तुम्हारी अगर डिप्लोमेसी अच्छी होगी, अगर तुम्हारा नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होंगी, तुम अगर दूसरे देश को कन्विंस कर पाओगे, तो तुम्हें क्या होगा? तुम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाओगे, राइट। उसके बाद बेसिक पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, अवॉइड वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिक पर्पस क्या है डिप्लोमेसी का? कि तुम वॉर्स को अवॉइड करो, तुम नेगोशिएशंस करके वॉर्स को अवॉइड करो, लड़ाई झगड़ा ना करो तुम। और अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई मतभेद मनभेद है दो देशों के बीच, तो उसको नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी की मदद से उसको हैंडल करो। उसको डिप्लोमेसी की मदद से जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करो, उसको डिप्लोमेसी की मदद से सुलझाने की कोशिश करो, बातचीत करो, नेगोशिएशंस करो। इट एक्ट्स एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग स्टेट्स। तो ये डिप्लोमेसी एक कम्युनिकेशन के चैनल की तरह काम करती है। कम्युनिकेशन का चैनल मतलब अलग अलग देश जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का चैनल है डिप्लोमेसी। अभी देखा होगा ना आपने कि जो अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, तो वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन हमें ये देखने को मिला कि दोनों के बीच डिप्लोमेसी का फेलियर हमें देखने को मिला, कि दोनों के बीच बात जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई। दोनों के बीच डिप्लोमेसी की स्किल्स दोनों लैक करते थे, और एक ऐसे लग नहीं रहा था कि दो देशों के, बड़े देशों के प्रेसिडेंट मिल रहे हों। अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट और उस साइड जेलेंस्की बैठा हुआ है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, और दोनों इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये हमें कंप्लीट डिप्लोमेसी का फेलियर बताता है कि भाई तुम में डिप्लोमेसी की स्किल्स नहीं है। कि तुम कह रहे हो, उसको कह रहे हो तुम कि तुम सूट पहन के नहीं आए, क्या बोलते, तुम्हें सूट पहन के आना चाहिए था इसमें व्हाइट ऑफिस में। उस साइड से ट्रंप उसको बोल रहा है कि तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डिप्लोमेसी का एक फेलियर देखने को मिला। तो कम्युनिकेशन का चैनल एक डिप्लोमेसी, एक कम्युनिकेशन के चैनल की तरह काम करती है। उसके बाद इट वर्क्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर एंड पीस। ये वॉर और पीस के टाइम पे काम करता है, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर्स आप डिप्लोमेसी का मदद लेके आप वॉर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, आप वॉर्स को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। अभी यही तो हो रहा है। अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ डिप्लोमेसी करके, पुतिन के साथ डिप्लोमेसी करके रशिया यूक्रेन वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश की, और रशिया यूक्रेन को जो वॉर है उसको खत्म करने की कोशिश की। तो ये डिप्लोमेसी की ही तो मदद हुआ, मतलब डिप्लोमेसी की वजह से तो हुआ ये। डिप्लोमैट्स फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स एंड बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस। जो डिप्लोमैट्स होते हैं, जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, राइट, जो हर एक देश का जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, वो इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से गेन्स को, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। तो एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक डिप्लोमैट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक डिप्लोमैट को हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि वो अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करे डिप्लोमेसी की मदद से, और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे।
वो उस तरीके से डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करे जिससे कि उसके देश के बेनिफिट्स बढ़ सकें और लॉसेस कम हो सके उस देश के, राइट। तो ये एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। दैट जो डिप्लोमैट्स होंगे, जो लोग डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, जैसे इंडिया के जो डिप्लोमैट्स हैं, जो अमेरिका के डिप्लोमैट्स हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि उनको अपने बेनिफिट्स और गेन्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है और उनके जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है डिप्लोमेसी, कि आपको अपने जो प्लेजर है, जो अपना जो बेनिफिट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको तुम मैक्सिमाइज करोगे, लेकिन अपने जो लॉसेस हैं उनको तुम कम करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दिस इज द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी और हर एक डिप्लोमैट इसके ऊपर काम करता है। डिप्लोमेसी कुड बी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल इन कैरेक्टर। डिप्लोमेसी बाइलेटरल भी हो सकती है और मल्टीलेटरल भी हो सकती है कैरेक्टर में। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? जब दो देश आपस में नेगोशिएशंस, कम्युनिकेशंस करते हैं, दैट इज बाइलेटरल डिप्लोमेसी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज बाइलेटरल डिप्लोमेसी। कि तुम ये कह रहे हो, भारत कह रहा है कि हम तुम्हारे वहां ट्रेड करोगे, पाकिस्तान कह रहा है कि हम वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हम इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, तो ये बाइलेटरल डिप्लोमेसी है। लेकिन जब एक देश मल्टीपल नेशंस के साथ डिप्लोमेसी में इंगेज होता है, दैट इज मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। कि जब एक देश कई सारे देशों के साथ नेगोशिएशंस और कम्युनिकेशंस करता है, तब वो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी होती है। उसके बाद स्किल्ड एंड प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स आर इंपॉर्टेंट। देखो, डिप्लोमेसी फेल हो जाती है अगर आपके डिप्लोमैट्स स्किल्ड नहीं है या प्रोफेशनल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके डिप्लोमैट्स जो होते हैं, जैसे भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं, तो वो प्रॉपर एक एग्जामिनेशन के बाद भारत के डिप्लोमैट्स को सिलेक्ट किया जाता है। IFS का एग्जामिनेशन होता है जो कि IAS के इक्विवेलेंट होता है। तो इतना टफ एग्जामिनेशन आपको पास करना पड़ता है। उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उसके बाद तुम डिप्लोमैट बनते हो। तो जो डिप्लोमैट्स होते हैं, अगर वो स्किल्ड ना हो, अगर वो प्रोफेशनल ना हो, अगर वो इंटेलिजेंट ना हो, तो वो आपकी डिप्लोमेसी नहीं तो फेल कर जाएगी। आपकी डिप्लोमेसी के अंदर आपको फेलियर देखने को मिलेगा। तो जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, तभी आपकी डिप्लोमेसी अच्छे से काम कर पाएगी। उसके बाद फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफन लीड टू सिचुएशंस ऑफ क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब आपके डिप्लोमेटिक चैनल्स के अंदर फेलियर हो जाए ना, तो क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। जैसे भारत और कनाडा के रिलेशंस अभी वॉर्सन हुए कुछ दिन पहले। भारत और कनाडा के रिलेशंस हमें अच्छे नहीं देखने को मिले। व्हाट वाज द रीजन? दैट देयर वाज द डिप्लोमेटिक फेलियर। डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हमारे रिलेशंस वॉर्सन हुए। अगर अमेरिका और यूक्रेन के अभी कुछ दिन पहले अगर रिलेशन वॉर्सन हुए, तो वो डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से हुए। तो डिप्लोमेसी कोलैप्स कर गई वहां पे। तो जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनका अगर फेलियर हो जाए, तो उससे हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर्स देखने को मिलती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर्स क्यों हुई? क्योंकि डिप्लोमेटिक फेलियर था। हमारा प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स का जब फेलियर हो जाता है, तो इट ऑफन लीड्स टू वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद डिप्लोमेसी इज कंपैटिबल विद इंटरनेशनल लॉज। जो आपकी डिप्लोमेसी है वो इंटरनेशनल लॉज के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। वो आपके इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो आपकी डिप्लोमेसी जो है वो इंटरनेशनल लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, उसके साथ वो कंपैटिबल होनी चाहिए। मतलब कि आपको अपनी डिप्लोमेसी को तैयार करते वक्त, आपको अपनी डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करते वक्त, आपको इंटरनेशनल लॉज को भी मद्देनजर रखना है, ताकि आप इंटरनेशनल लॉज को वायलेट ना करो। उसके बाद नेशनल पावर इज द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिप्लोमेसी। नेशनल पावर जो है ना, वो एक काफी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपकी डिप्लोमेसी का। आपकी डिप्लोमेसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो नेशनल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जिन देशों की नेशनल पावर ज्यादा है, जैसे मैं अमेरिका की बात करूं, तो उनकी जो डिप्लोमेसी होगी या जो उनकी नेगोशिएशन स्किल्स होंगी वो भी ज्यादा होंगी। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपको सबसे पहले कौन से चेहरे नजर आते हैं? आपको रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन नजर आएगा, आपको चाइना का प्रेसिडेंट नजर आएगा, आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट नजर आएगा। तो क्या यही 3-4 देश हैं हमारी दुनिया के अंदर? नहीं, 190 के आसपास कंट्रीज हैं। लाइमलाइट में कौन आता है? यही अमेरिका, रशिया, अपने चाइना
और क्या बोलते हैं फ्रांस, जापान, इन सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ही सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नेशनल पावर ज़्यादा है। तो जिन देशों की नेशनल पावर ज़्यादा है उन देशों की डिप्लोमेटिक पावर भी ज़्यादा होगी, उनकी बार्गेनिंग स्किल्स भी ज़्यादा होंगी, उन लोगों की बात सुनी जाएगी। जब एक टेबल पे 10 देशों के प्रेसिडेंट बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जिनकी नेशनल पावर ज़्यादा है उनको सामने बिठाया जाएगा, उनको आगे बिठाया जाएगा, और जिनकी नेशनल पावर ज़्यादा नहीं है उनको पीछे बिठाया जाएगा। अगर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के कोई देश जो है और क्या बोलते हैं अमेरिका, इंडिया और चाइना, रशिया जैसे देश ये सारे डिप्लोमेसी में इंगेज हो रहे हैं, तो ज़्यादा बात किसकी सुनी जाएगी, ज़्यादा नेगोशिएशन या बार्गेनिंग पावर किसकी होगी? बड़े देशों की होगी जिनकी नेशनल पावर ज़्यादा है। तो नेशनल पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करती है, डिटरमाइन करती है। अगर आपकी नेशनल पावर ज़्यादा होगी तो आपकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी, आप बार्गेन कर पाएंगे, आप जो है वो डिप्लोमेसी आपकी अच्छे से काम कर पाएगी, डिप्लोमेटिक पावर भी आपकी ज्यादा होगी। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नेचर है डिप्लोमेसी का। इंपॉर्टेंस क्या है डिप्लोमेसी की? तो मैंने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, आपको समझ आ ही गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है डिप्लोमेसी की। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, डिप्लोमेसी से वॉर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है तो डिप्लोमेसी की मदद से, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन की मदद से आप उस वॉर को सुलझा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म किया जा रहा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की मदद से। उसके बाद बिल्ड रिलेशनशिप, आप दो देशों के बीच अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। जैसे इंडिया और कनाडा के बीच जो रिलेशंस थे वो वॉरसन हुए, लेकिन अगर हमारी डिप्लोमेसी अच्छी होती तो हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते थे। अब ट्रंप और जेलेंस्की दोनों की डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी होती तो उनके रिलेशन अच्छे रहते। उसके बाद इनकरेजेस पीस एंड स्टेबिलिटी, ये दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी को इनकरेज करता है, वॉर्स को कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का काम करती है डिप्लोमेसी। तो इससे पीस आएगी, शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी पूरी दुनिया में। उसके बाद प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, अल्टीमेटली आपके नेशनल इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करती ही है डिप्लोमेसी, बिकॉज डिप्लोमेसी रिवॉल्व्स अराउंड नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी नेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी एवरी नेशन इज ट्राइंग टू अचीव हिज नेशनल इंटरेस्ट। सो इट इज वेरी सिंपल दैट एवरी नेशन इज ट्राइंग टू अचीव हिज नेशनल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमेसी, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो national interest is at the core of every nation, that every nation wanna achieve national interest। तो आप डिप्लोमेसी की मदद से नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर रहे हो। उसके बाद सॉल्व्स ग्लोबल इश्यूज, आप डिप्लोमेसी की मदद से जो है वो ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे जेंडर जस्टिस का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का इशू है। जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको आप डिप्लोमेसी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज को एक नेगोशिएशन के टेबल पे लाते हैं और उसके बाद जो है सारी दुनिया के देश जो हैं वो आपस में इन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यहां पे समझ लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।